सो वेलकम टू अवर चैनल फार्मा यूनिट गाइस। ये वीडियो में हम देखने वाले हैं डी फार्मेसी के फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट का जो 5th चैप्टर है दैट इज टॉपिकल प्रिपरेशन, उसके 3rd पार्ट को। ये वाले वीडियो के पहले हमने ऑइंटमेंट एंड क्रीम वाले चैप्टर को एकदम ज़्यादा डिटेल में कवर किया है। और अगर अभी तक आपने इन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन वीडियो लेक्चर के जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप वो पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं एंड उस पर्टिकुलर वीडियो के जो PDF नोट्स होते हैं वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये वाले वीडियो में हम पेस्ट को एकदम ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है। सो पेस्ट आर होमोजीनियस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन विच कंटेन इनसॉल्युबल पाउडर सब्सटेंस इन सूटेबल बेस। सो अगर हम बात करें डेफिनेशन की, सो पेस्ट ये एक होमोजीनियस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है जिसको हम ज़्यादा करके अपने ह्यूमन बॉडी के स्किन के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो भी हमारे ह्यूमन बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं जैसे कि हमारे जो दांत वगैरह होते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो पेस्ट होता है ना, ये इनसॉल्युबल मटेरियल से बना हुआ होता है, यानी कि जब हम इनसॉल्युबल सॉलिड मटेरियल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उसी इनसॉल्युबल सॉलिड मटेरियल को जब हम एक बेस के अंदर मिला देते हैं तो हमारा जो पेस्ट है वो बन के रेडी हो जाता है। अब यहाँ पे आपको ये जो वर्ड दिख रहा है बेस, ये बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पेस्ट का, जिसकी वजह से हमारा जो पेस्ट है वो अच्छे तरीके से बन पाता है। सो ये तो था डेफिनेशन ऑफ पेस्ट, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम एडवांटेजेस देख लेते हैं पेस्ट की। सो पेस्ट आर इजीली स्प्रेड ऑन द स्किन। सो जो ये पेस्ट होते हैं ये हमारे स्किन पे एकदम अच्छे तरीके से आसानी से स्प्रेड हो जाते हैं। द लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ पेस्ट रिड्यूसेस द पेन ऑफ एन अफेक्टेड एरिया। तो हमारा जो पेस्ट होता है ना, इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिनको हम बोलते हैं लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से ना, जब हम पेस्ट को हमारे स्किन के ऊपर लगाते हैं, यानी कि जो भी हमारे स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी हमारे स्किन के ऊपर चोट वगैरह होती हैं, जब उन चोट पे हम इंजर्ड पार्ट पे जब हम पेस्ट को लगाते हैं तो पेस्ट की लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी से वो जो हमारे इंजर्ड पार्ट का जो पेन होता है, जो दर्द होता है ना, वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। पेस्ट प्रोवाइड लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑन स्किन। तो पेस्ट जो होता है वो हमारे स्किन के ऊपर लंबे समय तक अपना एक्शन दिखाता है। पेस्ट में एक्ट टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एक्सक्यूडेड्स। सो ये जो पेस्ट है ना, हमारे स्किन के ऊपर जो भी घाव वगैरह लगे रहते हैं, जो भी चोट लगे होती हैं, उनके अंदर से जो भी पानी निकलते हैं, जो भी मॉइस्चर निकलते हैं, उनको भी ये क्या करता है, सोखने का काम, एब्जॉर्ब करने का भी काम करता है। जैसे कि आपको कभी कभी पता होगा, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारे स्किन पे कभी कभी घाव जो लग जाते हैं वो थोड़े से गहरे होते हैं और उनके अंदर से हल्का हल्का पानी निकलता है, मॉइस्चर निकलता है। तो ये पेस्ट क्या करता है, उन मॉइस्चर को, उन वाटर को क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। द केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ सम ड्रग इज एनहांस। सो बहुत सारे ड्रग हमारे पास ऐसे होते हैं, जब उन ड्रग को हम क्या करते हैं, पेस्ट में बना लेते हैं, तो हमारा जो वो ड्रग है उसकी जो केमिकल स्टेबिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। पेस्ट में ऑल्सो एक्ट एज सन ब्लॉकिंग एजेंट। सो हमारा जो पेस्ट है ये सन ब्लॉकिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, यानी कि जब हम पेस्ट को हमारे स्किन के ऊपर हम लगा देते हैं तो जो भी सूरज की किरणें होती हैं वो हमारे स्किन को क्या करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, जिनको हम बोलते हैं पेस्ट की सन ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। यानी कि यह क्या करते हैं, जो भी सन रेज होती हैं, जो भी सूरज की किरणें होती हैं, उनको हमारे स्किन के ऊपर कुछ नुकसान पहुंचाने से ये क्या करते हैं, बचा के रखते हैं। सो ये तो थे एडवांटेजेस ऑफ पेस्ट, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ पेस्ट। पेस्ट में भी ग्रीसी एंड डिफिकल्ट टू रिमूव। सो ये जो पेस्ट होता है ना, ये थोड़ा सा ग्रीसी मटेरियल होता है और ग्रीसी होने की वजह से ये हमारे स्किन के ऊपर एक बार जब लग जाता है तो इसको निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। पेस्ट में प्रोड्यूस स्टेन ऑन क्लोथ। सो ये जो पेस्ट होता है ना, कभी कभी क्या होता है, हमारे कपड़ों पर ये क्या करता है, दाग लगा देता है। पेस्ट हैव लिमिटेड एप्लीकेशन टू दी हेयर ड्यू टू डिफिकल्टी इन इट्स रिमूवल। सो पेस्ट को हम कभी भी अपने बालों पर, अपने हेयर पे नहीं लगाते हैं, क्योंकि क्या होता है, इसको लगाने के बाद ना निकालना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से हम पेस्ट को कभी भी अपने बालों पर नहीं इस्तेमाल करते हैं। डोज एक्यूरेसी इज़ नॉट पॉसिबल। सो पेस्ट के केस में भी जो डोज एक्यूरेसी होती है वो पॉसिबल नहीं होती है। यानी कि अगर कोई भी डॉक्टर जब हमें पेस्ट वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई भी डब्बा लेते हैं, ज़्यादा करके डब्बे के अंदर ही पेस्ट आता है या फिर कोई एक ट्यूब के अंदर पेस्ट आता है, तो अब हम क्या करते हैं, जितना पेस्ट उस ट्यूब में से या वो डब्बे में से निकलता है उतना ही हम क्या करते हैं, अपने स्किन के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। तो इसकी वजह से जो डोज एक्यूरेसी होती है वो इसके अंदर अच्छी नहीं होती है, वो पॉसिबल नहीं होता इसके अंदर। रेट ऑफ कंटेमिनेशन इज़ हाई इन केस ऑफ पेस्ट। सो पेस्ट के केस में ना जो कंटेमिनेशन होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। यानी कि सबको पता है कि जब हम पेस्ट को निकालते हैं किसी भी ट्यूब में से या फिर किसी डब्बे में से, तो ज़्यादा करके हम अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा जो पेस्ट है उसके अंदर कुछ कचरे वगैरह हमारे उंगलियों के जरिए पहुंच सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा पेस्ट है वो प्रदूषित हो जाता है, वो कंटेमिनेट हो जाता है। इफ ड्रग हैव लिमिटेड सॉल्युबिलिटी इन दी बेस इट मे शो पुअर ड्रग रिलीज फ्रॉम दी पेस्ट। सो कभी कभी क्या होता है, कोई कोई ड्रग ऐसे होते हैं जो हमारे बेस के साथ, यानी कि पेस्ट के अंदर जो भी हमने बेस का इस्तेमाल किया हुआ है
उस बेस के अंदर कोई कोई ड्रग अच्छे तरीके से घुल मिल नहीं पाते, अच्छे तरीके से सोल्यूबल नहीं हो पाते। तो इसी कारण कभी कभी क्या होता है, हमारे स्किन के ऊपर जब हम पेस्ट को लगाते हैं तो उस पेस्ट के अंदर से ड्रग जो होता है वो अच्छे तरीके से रिलीज नहीं हो पाता। सो ये तो थे हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ पेस्ट। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्ट। सो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के पेस्ट होते हैं। इनमें से सबसे पहला होता है फैटी पेस्ट। दिस पेस्ट कंसिस्ट ऑफ फैटी और ओलिजिनियस बेस, फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड पेस्ट। सो अगर हम बात करें फैटी पेस्ट की, सो ये एक ऐसा पेस्ट होता है जिसके अंदर ज़्यादा करके हम फैटी बेस या फिर ओलिजिनियस बेस का इस्तेमाल करके बनाते हैं। एग्जाम्पल होते हैं इनकी जिंक ऑक्साइड पेस्ट। नेक्स्ट होता है एक्वस जेल पेस्ट। दिस पेस्ट आर प्रिपेयर्ड विद वाटर मिसिबल बेस, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज पेस्ट एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड पेस्ट। सो अगर हम बात करें एक्वस जेल पेस्ट की, सो ये एक ऐसा पेस्ट होता है जिसके अंदर हम ज़्यादा करके वाटर मिसिबल बेस का यूज़ करते हैं और बनाते हैं। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं सोडियम हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज पेस्ट एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड पेस्ट। नेक्स्ट होता है हाइड्रोकोलॉइडल पेस्ट। दिस पेस्ट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन बेसिस, फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट, जिंक ऑक्साइड जिलेटिन पेस्ट एंड एक्सेट्रा। सो अगर हम बात करें हाइड्रोकोलॉइडल पेस्ट की, सो हाइड्रोकोलॉइडल पेस्ट एक ऐसा पेस्ट होता है जिसके अंदर हम ज़्यादा करके हाइड्रोकार्बन बेसिस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट हो गए, जिंक ऑक्साइड जिलेटिन पेस्ट हो गए। ऐसे बहुत सारे पेस्ट होते हैं जो हमारे हाइड्रोकोलॉइडल पेस्ट होते हैं। नेक्स्ट होता है मेडिकेटेड पेस्ट। दिस पेस्ट कंसिस्ट ऑफ मेडिकामेंट इन दी बेस, फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम नाइट्रेट मेडिकेटेड पेस्ट। सो ये जो पेस्ट है, नाम से पता चल जा रहा है कि ये एक मेडिकेटेड पेस्ट है, यानी कि इसके अंदर जरूर मेडिसिन तो प्रेजेंट ही होगा। तो ये एक ऐसा पेस्ट होता है जिसके अंदर मेडिसिन प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो पोटेशियम नाइट्रेट मेडिकेटेड पेस्ट और ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स होते हैं जो मेडिकेटेड पेस्ट की तरह काम करते हैं। लास्ट होते हैं नॉन मेडिकेटेड पेस्ट। दिस आर यूज्ड एज प्रोटेक्टेंट, इमोलिएंट और लुब्रिकेंट पेस्ट। सो अगर हम बात करें नॉन मेडिकेटेड पेस्ट की, जो नॉन मेडिकेटेड पेस्ट एक ऐसा पेस्ट होता है जो ज़्यादा करके हमारे स्किन पर प्रोटेक्टेंट प्रॉपर्टी, लुब्रिकेटेंट प्रॉपर्टी एंड इमोलिएंट प्रॉपर्टी दिखाता है। सो ये तो थे क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्ट। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पेस्ट, यानी कि पेस्ट को बनाने के लिए कौन कौन से मेथड्स का यूज होता है। तो सबसे पहला मेथड होता है टिचुरेशन मेथड, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेस्ट। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द बेस इज सॉफ्ट एंड मेडिकामेंट इज इनसॉल्युबल इन बेस। सो अगर हम बात करें टिचुरेशन मेथड की, तो ये एकदम कॉमन मेथड होता है जिसका हम ज़्यादा करके यूज़ करते हैं किसी भी पेस्ट को बनाने के लिए। अब ये मेथड हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारा जो बेस है वो सॉफ्ट होता है और जो मेडिकामेंट है वो इनसॉल्युबल होता है बेस के अंदर, तब हम क्या करते हैं, टिचुरेशन मेथड का यूज़ करते हैं। इसका हम प्रोसीजर देख लेते हैं। फाइनली पाउडर द सॉलिड मेडिकामेंट इन मोर्टार एंड पेसल with required quantity of base. Triturate solid medicament with small amount of base until a homogeneous product is formed. Add remaining base and mix it uniformly. After this a paste is formed. सो अगर हम बात करें टिचुरेशन मेथड के प्रोसीजर की, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जितने भी सॉलिड मेडिकामेंट्स होते हैं उनको मोटार के अंदर लेते हैं और पेसल के जरिए अच्छे तरीके से टिचुरेट कर देते हैं। टिचुरेट करने के बाद हमारा जो सॉलिड मेडिकामेंट है वो एक पाउडर फॉर्म में बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, जितने अमाउंट में हमें बेस चाहिए होता है एक फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए, एक पेस्ट को बनाने के लिए, उतने अमाउंट में हम क्या करते हैं, बेस का वजन करते हैं और उसको भी हम साइड में रख लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे पाउडर किया हुआ सॉलिड मेडिकामेंट है और हमारे पास बेस भी प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, इन्हीं दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करना होता है, टिचुरेट करना होता है। अब हम इन्हें तब तक टिचुरेट करते हैं, इसे हम तब तक मिक्स करते हैं जब तक हमारे दोनों का दोनों जो प्रोडक्ट है वो एक होमोजेनियस प्रोडक्ट ना बन जाए, यानी कि दोनों का दोनों प्रोडक्ट जो है ना वो एक जैसा हमें दिखना चाहिए। लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ बेस प्रेजेंट है तो उस बेस को भी हम क्या करते हैं, इस होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर डालते हैं और एकदम अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं और लास्ट स्टेप में हमारा क्या होता है, पेस्ट यहाँ पे बन जाता है। सो ये तो था टिचुरेशन मेथड। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्यूजन मेथड के बारे में। फ्यूजन मेथड इज यूज व्हेन द बेस इज सेमी सॉलिड और सॉलिड इन नेचर। अभी जो फ्यूजन मेथड है ना, इसको हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारा जो बेस है वो सॉलिड हो या फिर सेमी सॉलिड होता है नेचर पे। अब यहाँ पे नाम से आपको समझना है कि फ्यूजन मेथड मतलब होता क्या है। फ्यूजन मेथड में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास सॉलिड मटेरियल या फिर सेमी सॉलिड मटेरियल होते हैं ना, उनको हम पिघला के क्या करते हैं, एक पेस्ट को बनाते हैं। नेक्स्ट हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। द इंग्रेडिएंट्स विच हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट आर मेल्टेड फर्स्ट एंड देन द इंग्रेडिएंट विच आर ऑफ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट आर हीटेड। दिस विल अवॉइड द ओवर हीटिंग ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंसेस। Add the medicament slowly to the melted ingredient and stir thoroughly until the mass cool down. If any liquid ingredient needs to be added, they are also heated up to 40 degrees Celsius and then added to the above mixture. Volatile liquid added at last without heating. सो अगर हम बात करें फ्यूजन मेथड की प्रोसीजर की, तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले उन मटेरियल को हीट करके मेल्ट करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है और बाद में हम उन सब्सटेंस को हीट करके मेल्ट करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। ये स्टेप फॉलो करने से होगा क्या, जो भी लो मेल्टिंग पॉइंट वाले सब्सटेंस होते हैं ना, उनको हम ओवर हीटिंग करने से बचते हैं। अब हमारा जैसे ही सॉलिड मटेरियल और सेमी सॉलिड मटेरियल अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा, अच्छे तरीके से पिघल जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, जो भी मेडिकामेंट, जो भी
ड्रग हमारे पास होता है उसको हम इस पिघले हुए मटेरियल के अंदर डालते हैं और अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। और हमें तब तक मिक्स करना है जब तक हमारा पूरा का पूरा मिक्सचर ठंडा ना हो जाए। अगर हमें कोई लिक्विड मटेरियल को डालना है तो हम उस लिक्विड मटेरियल को भी डाल सकते हैं, लेकिन उस लिक्विड मटेरियल को भी हमें 40 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर हमें कोई वोलेटाइल मटेरियल को ऐड करना हो, यानी कि अगर कोई फ्लेवरिंग एजेंट वगैरह को ऐड करना हो तो उसको भी हम डाल सकते हैं, लेकिन उसको हमें ठंडा होने के बाद एकदम लास्ट में डालना होता है और उसको विदाउट हीटिंग करके डालना होता है। तो ये तो था फ्यूजन मेथड, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। तो ये था हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पेस्ट। होप आपको दोनों के दोनों मेथड अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेसिस यूज्ड इन पेस्ट। सो अगर हम बात करें बेस की, तो ये बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी पेस्ट के अंदर। अगर हमें पेस्ट को बनाना हो तो हम किसी भी बेस के बिना नहीं बना सकते, हमें बेस को इस्तेमाल करना ही होता है, तभी ही हम जाके एक पेस्ट को बना सकते हैं। तो हमारे पास काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के पेस्ट होते हैं, उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला होता है हाइड्रोकार्बन बेसिस। इट इंक्लूड लेनोलिन, सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन। सॉफ्ट पैराफिन इज यूज्ड इन कंपाउंड जिंक पेस्ट BPC and compound zinc and salicylic acid paste BP. Liquid paraffin is used in compound aluminium paste. So अगर बात करें हाइड्रोकार्बन बेस की, तो हाइड्रोकार्बन बेस के अंदर ज़्यादा करके लेलोनिन, सॉफ्ट पैराफिन या फिर लिक्विड पैराफिन आते हैं। अभी जो सॉफ्ट पैराफिन होता है, सॉफ्ट पैराफिन का हम ज़्यादा करके इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड जिंक पेस्ट BPC बनाने के लिए या फिर कंपाउंड जिंक एंड सैलिसिलिक एसिड पेस्ट बनाने के लिए। और जो भी इसके अंदर लिक्विड पैराफिन होता है उसका हम ज़्यादा करके इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड एल्यूमिनियम पेस्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वाटर मिसिबल बेस के बारे में। Emulsifying ointment is used as water miscible base for preparation of paste. Glycerin is also used as water miscible base. This base is used in resorcinol and sulfur paste and zinc and coal tar paste. So जो भी हमारे पास emulsifying ointment होते हैं वही हमारे काम करते हैं एज अ वाटर मिसिबल बेस किसी भी पेस्ट को बनाने के लिए। अब emulsifying ointment के साथ साथ हम ग्लिसरीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ वाटर मिसिबल बेस किसी भी पेस्ट को बनाने के लिए। अब ये जो वाटर मिसिबल बेस होते हैं ना, ये ज़्यादा करके रेसोर्सिनॉल एंड सल्फर पेस्ट या फिर जिंक एंड कोल tar पेस्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल आते हैं। नेक्स्ट होते हैं वाटर सल्यूबल बेसिस। दिस बेस इज नॉट यूज्ड इन ऑफिशियल फॉर्मुलेशन। दिस बेस आर यूज्ड इन एक्स्ट्रा फार्माकोपियल प्रिपरेशन लाइक वाटर सल्यूबल डेंटल पेस्ट, फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड जिलेटिन। सो अगर हम बात करें वाटर सल्यूबल बेस की, तो एक वाटर सल्यूबल बेस एक ऐसा बेस होता है जिसका इस्तेमाल हम कभी भी ऑफिशियल प्रिपरेशन को बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल करते। यानी कि ऐसा प्रिपरेशन, ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे ऑफिशियल फार्माकोपिया में, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया या फिर यूरोपियन फार्माकोपिया के अंदर दिया हुआ है, वैसे वाले प्रिपरेशन के अंदर हम कभी भी वाटर सल्यूबल बेस का इस्तेमाल नहीं करते। अब ये जो वाटर सल्यूबल बेस होता है ना, जो भी हमारे एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के अंदर फॉर्मुलेशन दिए होते हैं उनके अंदर ही हम क्या करते हैं, वाटर सल्यूबल बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि जो भी हमारे वाटर सल्यूबल डेंटल पेस्ट होते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, ये वाला जो बेस है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम वाटर सल्यूबल बेस के एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स होते हैं सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड जिलेटिन। सो ये तो था बेस जो कि हमारे पेस्ट के फॉर्मुलेशन में काम आता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ पेस्ट के बारे में, यानी कि किसी भी पेस्ट को बनाने के लिए कौन कौन से केमिकल, कौन कौन से इंग्रेडिएंट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव आर यूज्ड टू किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सोडियम बेंजोएट, इथाइल पैराबीन एंड मिथाइल पैराबीन आर कॉमनली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पेस्ट। सो जैसे कि हमने हर एक लेक्चर में देखा है कि प्रिजर्वेटिव्स का मतलब क्या होता है। प्रिजर्वेटिव एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है, एक ऐसा केमिकल होता है जो किसी भी फॉर्मुलेशन के अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक के रखता है। यानी कि अगर हमारे फॉर्मुलेशन के अंदर कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस होते हैं तो उनको क्या करता है, प्रिजर्वेटिव रोक के रखता है या फिर पूरी तरह से खत्म कर देता है। सो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सोडियम बेंजोएट या फिर मिथाइल पैराबीन, इथाइल पैराबीन, ये ज़्यादा करके यूज होते हैं हमारे पेस्ट के अंदर एज प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट होता है कलरिंग एजेंट। टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज मोस्ट कॉमनली यूज एज कलरिंग एजेंट इन फॉर्मुलेशन ऑफ पेस्ट। सो अगर हम बात करें कलरिंग एजेंट की, तो कलरिंग एजेंट जैसे कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड का हम ज़्यादा करके इस्तेमाल करते हैं किसी भी पेस्ट को एक परफेक्ट कलर देने के लिए। नेक्स्ट होता है फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट आर यूज्ड मेनली इन टूथपेस्ट टू गिव डिफरेंट फ्लेवर्स एंड स्वीटनिंग एजेंट सच एज सोडियम सैकरिन आर ऑल्सो यूज्ड। सो अगर हम बात करें फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट की, तो फ्लेवरिंग एजेंट हम ज़्यादा करके टूथपेस्ट में यूज़ करते हैं और स्वीटनिंग एजेंट का भी हम ज़्यादा करके जो यूज़ है वो हमारे टूथपेस्ट में किया जाता है, ताकि हमारे टूथपेस्ट के अंदर एक अच्छा खासा फ्लेवर भी आ जाए और हमारा जो टूथपेस्ट है वो थोड़ा सा मीठा भी बन जाए। तो सोडियम सैकरिन का हम ज़्यादा करके इस्तेमाल करते हैं किसी भी टूथपेस्ट को मीठा बनाने के लिए। नेक्स्ट मटेरियल है डिटर्जेंट। सोडियम लॉरियल सल्फेट आर कॉमनली यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पेस्ट एज डिटर्जेंट। सो जो सोडियम लॉरियल सल्फेट नाम का केमिकल होता है ये हम ज़्यादा करके डिटर्जेंट की तरह यूज़ करते हैं किसी भी पेस्ट के फॉर्मुलेशन में।
नेक्स्ट मटेरियल होता है रियोलॉजी मॉडिफायर्स। टू मेक द फ्लो ऑफ पेस्ट इजीली, रियोलॉजी मॉडिफायर्स सच एज xanthine गम, सेलुलोज गम आर कॉमनली एडेड इन द पेस्ट। सो रियोलॉजी मॉडिफायर्स ये कैसे केमिकल होते हैं जो ज़्यादा करके पेस्ट की जो फ्लो प्रॉपर्टी होती है उनको ये अच्छा करने में काम आता है। सो जो xanthine गम है या फिर सेलुलोज गम होते हैं ये कैसे एग्जांपल्स होते हैं रियोलॉजी मॉडिफायर्स की जिनको हम ज़्यादा करके पेस्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट होता है एब्रेसिव एजेंट। वेरियस एजेंट्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड सिलिका, सोडियम बाइकार्बोनेट, डाइकैल्शियम फॉस्फेट आर यूज्ड एज एब्रेसिव एजेंट इन पेस्ट। सो अगर हम बात करें एब्रेसिव एजेंट की तो एब्रेसिव एजेंट जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड सिलिका, सोडियम बाइकार्बोनेट, डाइकैल्शियम फॉस्फेट ये ज़्यादा करके यूज़ होते हैं हमारे पेस्ट के अंदर। सो ये तो था फॉर्मुलेशन ऑफ पेस्ट, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेस्ट के स्टोरेज के बारे में, यानी कि हम पेस्ट को किस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। द पेस्ट आर स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर एंड इन कूल प्लेस एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 25 डिग्री सेल्सियस सो टू प्रिवेंट इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द पेस्ट। सो अगर हम पेस्ट के स्टोरेज की बात करें तो पेस्ट को हम ज़्यादा करके एक अच्छे खासे कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं जो अच्छे तरीके से बंद हो सके। अब ये जो पेस्ट होता है इसको हम एक कूल प्लेस पे, थोड़े ठंडे जगह पे रखते हैं और इसका जो टेम्परेचर है उसको हम कभी भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा पे नहीं रखते हैं, यानी कि जो भी हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है उसके अंदर ही हम क्या करते हैं पेस्ट को अच्छे तरीके से रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और ध्यान देना है, जब हम पेस्ट को स्टोर करके रखते हैं तो हमें ये बात का भी ध्यान देना होता है कि जो पेस्ट की जो मॉइस्चर होती है, यानी कि पेस्ट के अंदर जो भी नमी होती है वो भी वैसे ही रहनी चाहिए, वो गायब नहीं होनी चाहिए या फिर कम नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा जो पेस्ट की स्टेबिलिटी है वो अच्छी नहीं रहेगी। सो ये तो था स्टोरेज ऑफ पेस्ट, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर पेस्ट, यानी कि पेस्ट की क्वालिटी को हम कौन कौन से टेस्ट के जरिए चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट होता है वाटर कंटेंट टेस्ट। वाटर कंटेंट टेस्ट इज परफॉर्म बाय यूजिंग कार्ल फिशर टाइट्रेशन मेथड। सो वाटर कंटेंट टेस्ट में हम ये चेक करते हैं कि हमारे पेस्ट के अंदर कितने क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट है। तो ये जो टेस्ट होता है इसको हम कार्ल फिशर नाम के मेथड से हम क्या करते हैं, इसे चेक करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट होता है प्रिजर्वेटिव कंटेंट टेस्ट। द अमाउंट ऑफ प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट इन मल्टी डोज पेस्ट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग सुटेबल एनालिटिकल मेथड। सो प्रिजर्वेटिव कंटेंट टेस्ट के अंदर हम ये चेक करते हैं कि हमारे पेस्ट के अंदर कितने अमाउंट में प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट है। तो ये चेक करने के लिए भी हम एक स्पेसिफिक एनालिटिकल मेथड्स होते हैं, उनके जरिए हम ये वाला टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है इम्प्यूरिटी टेस्ट। द अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन द पेस्ट आर डिटरमाइंड बाय यूजिंग वेरियस एनालिटिकल मेथड। सो अगर हम बात करें इम्प्यूरिटी टेस्ट की तो इम्प्यूरिटी टेस्ट में हम ये चेक करते हैं कि हमारे पेस्ट के अंदर कितने अमाउंट में इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है। तो ये अगर हमें चेक करना हो तो इसके लिए भी अलग अलग एनालिटिकल मेथड्स होते हैं जिनके जरिए हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पेस्ट के अंदर कितने अमाउंट में इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है। नेक्स्ट होता है फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ पेस्ट आर एग्जामिन्ड बाय विजुअल इंस्पेक्शन। इन दिस टेस्ट वी एग्जामिन द पेस्ट फॉर फॉरेन पार्टिकल्स। सो फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट में हम क्या करते हैं, अपनी आंखों के जरिए, अपने विजन के जरिए हम पेस्ट को देखते हैं और ये चेक करते हैं कहीं हमारे पेस्ट के अंदर कोई कचरा वगैरह तो नहीं है, यानी कोई फॉरेन पार्टिकल्स तो नहीं है। और हमें ये भी देखना होता है कि हमारा जो पेस्ट है उसका कहीं कलर तो चेंज नहीं हो गया, कहीं कलर कुछ अलग तो नहीं आ गया। तो ये सब हम चेक करते हैं फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट टेस्ट होता है विस्कोसिटी टेस्ट। विस्कोसिटी टेस्ट फॉर पेस्ट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग विस्कोमीटर। तो विस्कोसिटी टेस्ट को हम विस्कोमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं। नेक्स्ट होता है पीएच टेस्ट। पीएच ऑफ द पेस्ट आर डिटरमाइंड बाय यूजिंग पीएच पेपर और बाय यूजिंग पीएच मीटर। सो पीएच टेस्ट के अंदर हम ये चेक करते हैं कि हमारे पेस्ट का पीएच कितना है। तो ये हम ज़्यादा करके पीएच पेपर या फिर पीएच मीटर के जरिए चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है एसए। दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ ड्रग। इट इज परफॉर्म बाय यूजिंग स्पेसिफिक टेस्ट मेंशन इन इंडियन फार्माकोपिया सच एज टाइट्रीमेट्रिक टेस्ट और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेस्ट। सो अगर हम बात करें एसए की तो एसए एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके जरिए हमें ये पता लगता है कि हमारे पेस्ट के अंदर कितने अमाउंट में ड्रग प्रेजेंट है। तो ये ऐसे परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो कि हमारे इंडियन फार्माकोपिया में प्रेजेंट है अच्छे तरीके से, जैसे कि टाइट्रीमेट्रिक मेथड्स होते हैं या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड्स होते हैं। ये सब टेस्ट के जरिए हम क्या करते हैं, ऐसे को परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी पेस्ट के ऊपर। नेक्स्ट होता है आफ्टर फिल टेस्ट। इन दिस टेस्ट इमोलियंसी, स्लिपरीनेस एंड द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेस्ट इज डिटरमाइंड। सो आफ्टर फिल टेस्ट के अंदर हम ये चेक करते हैं कि हमारा पेस्ट लगाने के बाद किस तरीके से हमारे स्किन के ऊपर अफेक्ट कर रहा है, यानी कि हमें ये चेक करना होता है कि जो पेस्ट है उसकी स्लिपरीनेस कैसी है, वो इमोलियंट इफेक्ट किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सब हम चेक करते हैं आफ्टर फिल टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट टेस्ट होता है रिमूवल फ्रॉम स्किन टेस्ट। द एज ऑफ रिमूवल ऑफ द पेस्ट अप्लाइड टू द स्किन इज एग्जामिन्ड बाय वॉशिंग द अप्लाइड पार्ट विद टैप वाटर। सो रिमूवल फ्रॉम स्किन टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी पेस्ट हमारे स्किन के ऊपर हमने लगाया हुआ है उस पेस्ट को हम नल के पानी के जरिए धोने का कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि पानी से धोने के बाद पेस्ट जो है हमारे स्किन के ऊपर वो कितने टाइम में निकल रहा है। नेक्स्ट टेस्ट होता है इरिटेंसी टेस्ट।
paste is applied to specific area of skin and it is observed for particular time for any irritation, swelling and other problem. If paste is of good quality then it will not show any irritation, swelling and other problems. So irritancy test में हम क्या करते हैं, पेस्ट को लेते हैं और स्किन के स्पेसिफिक एरिया में हम उसे लगा के ऑब्जर्व करते हैं कुछ टाइम तक कि पेस्ट वहाँ पे क्या अपना इफेक्ट दिखा रहा है. अगर पेस्ट हमारे अच्छे क्वालिटी का होता है तो वहाँ पे वो कोई भी साइड इफेक्ट जैसे कि स्वेलिंग, इरिटेशन या फिर कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं दिखाता. लेकिन अगर हमारा पेस्ट बहुत ही बेकार क्वालिटी का होता है तो वहाँ पे हमारा पेस्ट जो होता है वो स्किन के अंदर सूजन ला सकता है, स्किन के अंदर रेडनेस ला सकता है, स्वेलिंग ला सकता है या फिर कुछ ना कुछ अलग अलग स्किन प्रॉब्लम वहाँ पे कर सकता है. तो अगर हमारा पेस्ट अगर ये सब प्रॉब्लम करता है तो हमारा जो पेस्ट है वो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट को फेल कर लेता है. सो ये तो था क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर पेस्ट. वो आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा. सो यहाँ पे हमारा जो पेस्ट वाला चैप्टर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है. होप आपको अच्छे तरीके से पूरा पेस्ट का लेक्चर समझा होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप अपना डाउट हमें ईमेल भी कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं. इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से और इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के जो PDF नोट्स है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में.